नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां जहानागंज में किसान गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी बेतिया की, जहां चंपारण में मेरा स्वाभिमान प्रधानमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और रायबरेली के लालगंज में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। इसके साथ ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज में मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार किसान गोष्ठी व प्रशिक्षण। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज में ब्लॉक MIAG ओम प्रकाश की देखरेख में ब्लॉक स्तरीय किसानों की एक दिवसीय गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया, प्रशिक्षण डॉक्टर राम केवल यादव, कृषि सलाहकार व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रसूलन उपस्थित होकर मौके पर प्रशिक्षण व किसानों को समय समय पर खाद, बीज, पानी व देखरेख के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस क्षेत्र की सिंचाई साधन शारदा सहायक खंड 32 है, जिससे पूरे ब्लॉक क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। इससे किसान काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी फसलें सूख रही हैं। इस विषय में सी न्यूज़ भारत टीम द्वारा बात की गई तो अधिकारी कर्मचारी अगल बगल झांकते नजर आए, बयान देने में आनाकानी करते रहे। अंततः बताया कि आप लोगों की मांग हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। सी न्यूज़ भारत टीवी में आपका स्वागत है। आप जो कृषि मेला का आयोजन किए हैं सर, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कृषक जागरूकता गोष्ठी के और मेला के तौर पर कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो कृषि विभाग में सारी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं के बारे में इन किसानों को बताया जा रहा है। सभी किसानों को वही किसान जो है आज पानी के लिए तरस रहे हैं। आप के जो ये नहर की पानी नहीं आ रही, उसके बारे में कुछ एक लाइन बोल दीजिए। नहर तो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन हम नहर विभाग के इंस्पेक्टर से बात करेंगे। आप किसानों को आप बीज दे के क्या करेंगे? किसान को पानी नहीं मिलेगा, उस बीज को लेने का क्या फायदा होगा? उस विभाग को हम कहेंगे कि आप पानी दीजिए। भाई मैं तो बीज दे रहा हूँ, आपका जिम्मेदारी है पानी देना, आप दीजिए। और जरूरत पड़ी तो आगे तक भी लिखा पड़ी कर। धन्यवाद। सी न्यूज़ भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्रमुख जी, आप ये जो कृषि मेला लगाया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आज विकास खंड जहानागंज में जो सभागार में आयोजित कृषि मेला का आयोजन हुआ, इसको मोटी मोटा कहिए किसान जागरूकता अभियान मेला है। इसमें हमारे किसानों के प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कृषि विभाग से संबंधित जो कृषि क्रय केंद्र हैं, वहाँ से संबंधित जो बीज उपलब्ध हो रहे हैं, फाउंडेशन बीज, इसको किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी बुआई, जुताई, सिंचाई और इसमें किन किन प्रकार की दवाओं का प्रयोग करेंगे कि यह फसल अच्छी होगी। यह किसान जागरूकता मेला का यही एक मेन उद्देश्य है, किसानों को जागरूक कराएं। धन्यवाद। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बिहार में पहली बार चंपारण की धरती से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व रोजगार के क्षेत्र में मेरा स्वाभिमान द्वारा क्रांतिकारी कदम की मुहिम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतरण दिवस पर किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का हरनाटांड में आगाज हुआ। मेरा स्वाभिमान संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य व किसानों के सहयोग में सदैव तत्पर की अनोखी व अद्भुत पहल। मातृभूमि की ऋण चुकाने चंपारण के विकास के लिए समर्पित कर्मठ लोकप्रिय समाजसेवी दिनेश अग्रवाल हैं संवेदनशील। किसान कल्याण योजना का कार्यक्रम किया है, क्या करना है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज अवतरण दिवस है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई दिनेश अग्रवाल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, और ये अद्भुत और अविस्मरणीय है। मैं इस कार्यक्रम में सहभागी रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, मैं अभिभूत हूँ और साधुवाद देता हूँ दिनेश अग्रवाल जी को कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह से किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए जिस तरह से जो दिनेश अग्रवाल जी जो पशुओं के लिए एक योजना लेकर के आए हैं, जीवन संजीवनी योजना, स्वास्थ्य के लिए एक योजना लेकर के आए हैं कि चंपारण का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों के लिए भले के लिए कि उनको बीज की जो उत्पादन जो बीज अगर फसल अगर नष्ट हो जाती है तो बीज की लागत उनको देने का काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अद्भुत और अविस्मरणीय ऐसी योजना लेकर के आए। मैं तो अभी पूरे देश भर में प्रवास में जाता हूँ, तो मैंने तो ऐसी योजनाएं ना तो देखी है ना की है, और मैं दिनेश
जी को फिर से साधुवाद देता हूँ, दिनेश अग्रवाल जी को, मेरे स्वाभिमान ट्रस्ट को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जो योजनाएं लेकर आए हैं निश्चित रूप से यहाँ का समाज भी इससे लाभान्वित होगा, यहाँ का किसान लाभान्वित होगा, यहाँ की महिलाएं भी लाभान्वित होगी। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल कार्यक्रम का आयोजन आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा आज किसान कल्याण योजना के कार्यक्रम किया जाए, क्या करना है? आज देश के सबसे बड़े शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस है और उनके जो सपनों का भारत है उनसे प्रेरणा लेकर एक नया चंपारण बनाने के लिए ये मेरा स्वाभिमान संस्था देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पर मेरा स्वाभिमान कल्याण योजना का शुभारंभ कर रही है। इसमें किसानों को फसल सहायता बीमा योजना, पशुधन योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान किया जाएगा। साथ ही एक प्रोसेसिंग सेंटर खोला जाएगा जिससे किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़े खाद बीज के लिए। और कहूँगा उन्हीं की प्रेरणा का फल है कि निकल पड़ा हूँ प्रण लेकर, अपना तनमन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक चंपारण नया बनाना है, चंपारण नया बनाना है। जय हिंद, जय बिहार। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के एराया सादात में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के ब्लॉक संरक्षक रणमन सिंह के साथ पदाधिकारियों की हुई बैठक, जिसमें मोजम लाला की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों ने एराया सादात के प्रधान फरमानुल हक से मुलाकात की। किसानों ने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संरक्षक रणमन सिंह ने बताया कि बिजली पानी जैसी जटिल समस्याओं का जल्द कराया जाएगा समाधान। इस मौके पर बहेरा सादात से राम सजीवन को व एराया मशायक से मुजफ्फर को ग्राम अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इरशाद राइन किसान यूनियन सदस्य ने बताया कि आगामी 25 सितंबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसके फौरन बाद बहेरा सादात में प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा भारी अनियमितताओं एवं बहेरा सादात पावर हाउस के अंतर्गत 33,000 जर्जर तारों को चेंज करवाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। आज की बैठक में जफर राइन किसान नेता सूरज सूनी, चांदपाल, प्रमोद सिंह, दयाराम आदि लोग मौजूद रहे। आज की बैठक किस बात पर? किसान संबंधी हम लोगों संगठन है, उस पर्पज में हम किसानों को जागरूक करके और लखनऊ को 25 तारीख को हमारी महापंचायत है, उस संबंध में हम लोगों को चाहिए। आप अपने परिचय? मैं ब्लॉक संरक्षक इस भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक रणमन सिंह यादव, ग्राम पंचायत जिला मध्य। क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? जैसे हम लोगों की बिजली है सही समय पर न मिलना, कटौती से मिलना, बिजली सरकार द्वारा कही गई कि हम लोगों को बिजली नागरिकों को मुफ्त मिलेगी, उस संबंध में, आवारा पशुओं के संबंध में, हमारे यहाँ शुगर मिल स्थापित हो, ऐसे संबंध में हम लोगों को जोर देकर हम किसानों को एकत्रित करके लखनऊ चलने का मांग करते। कुछ जगह पर 33,000 की लाइन के जो वायर हैं बहुत जर्जर तार हैं, कई बार जानकारी मुझे दी गई है बिजली विभाग को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर आप क्या करें? नहीं, हम लोगों का यही तो संघर्ष है किसानों का कि अगर जर्जर तारे हैं तो हम लोगों को लाइट कहाँ से उपलब्ध हो। इसके संबंध में हमने सुल्तानपुर घोष में भी धरना दिया, वहाँ कुछ लाइनों को हमने तार बदलाने काम किया है, और जो अन्य पावर हाउस हैं उसमें हमारा किसान यूनियन काफी बढ़ चढ़ के। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आबदी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट क्षेत्र ट्रिपल मर्डर को लेकर पार्टियां तरह तरह की बातें कर रही हैं। अपर पुलिस अधीक्षक से की सुभाष 3 दिन से गायब है। एडिशनल का साफ साफ कहना है वह पुलिस की सुरक्षा के बीच में है, लेकिन राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता लोग नहीं मान रहे हैं, घेराव करने की बात कर रहे हैं। मर्डर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां शाम को घर से निकले युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला है। परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के पिता सतीश शुक्ला ने बताया कि मेरा बेटा कल शाम 7 बजे घर से निकला था और सुबह उसका शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। उन्होंने पोस्टमार्टम कराकर जाँच करने के लिए लालगंज कोतवाली में तहरीर दी है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
एसडीएम संभल का कहना है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर रोजाना चलेगा। कोई ये ना समझे कि एक दिन चला और बंद हो गया। जिन लोगों ने अतिक्रमण सड़क नालों पर कर रखा है, दुकान के आगे नालों को चौक बंद कर रखा है, तो उन पर भी पेनल्टी डाली जा रही है। पुलिस प्रशासन की एक अच्छी पहल दिखाई दी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के ऊपर अभी तक झंडा लगाए हुए हैं। 15 अगस्त का झंडा नीचे गिरने से पहले एसडीएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा झंडे को उठाया गया और एसडीएम संभल ने उसको तय करके सम्मान सहित उसको गाड़ी में रखवाया। क्या नाम है आपका? शेषपाल। क्या नाम है? शेषपाल। शेषपाल। कहाँ रहते हो? भमोरी पट्टी। भमोरी पट्टी। क्या है गंदगी को लेके मामला? गंदगी बहुत है रही है, गंदगी बहुत है रही है। तो सचिव साहब से प्रधान जी से शिकायत की है इसकी? प्रधान जी तो हमारे खिलाफ है। अच्छा, खिलाफ है। हाँ, हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो सचिव साहब से या बीडीओ साहब से? सर, जिस तरीके से आज दोबारा फिर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया है और ये प्रक्रिया, ये अभियान किस तरीके से चलता रहेगा? नगर संभल में कतिपय दुकानदारों द्वारा नाले के ऊपर स्लैब डाल के अतिक्रमण किया गया है, जिस कारण जो है नाले की साफ़ सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ नाले का जो पानी का प्रवाह है वो भी अवरुद्ध हो रहा है। तो इसी के चलते आज दोबारा पुनः अभियान की शुरुआत की गई और जिन दुकानदारों का अवैध अतिक्रमण पाया गया उनको हटवाया गया और जिन दुकानदारों के सामने नाले में गंदगी जमा पाई गई उन पर अर्थदंड आरोपित किया गया। सर, किस तरीके से ये अभियान कब तक चलता रहेगा? ये अभियान अनवरत चलता रहेगा, पूरे नगर संभल में अभियान चलाया जाएगा। सर, आज एक देखने को एक अच्छी तस्वीर दिखाई दी कि एक अतिक्रमण के दौरान एक राष्ट्रीय ध्वज किसी दुकान पर लगा गया था। वो तोड़ने से उपरांत गिरने से पहले उसको जो है आपके दिशा निर्देश पे उसको हटवा के सुरक्षित रखवाया गया। एक दुकानदार द्वारा नाले के ऊपर स्लैब डाल के अतिक्रमण किया गया था और उस अतिक्रमण के ऊपर अपने राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ था। उस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतार के उसको उसके प्रोटोकॉल के साथ फोल्ड करके व्यवस्थित तरीके से रखवा दिया गया। थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से अतिक्रमण अब लगातार चल रहा है, क्या है और ये क्या अभियान कब तक रहेगा आपका? ये पूरे जनपद संभल के ऊपर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको अनवरत ये अभियान चलेगा और ये जो अतिक्रमण है लगातार हटाए जाने का कार्यक्रम चलता रहेगा। सर, प्रक्रिया जो है पेनल्टी डालने की है, क्या संदेश है आपका? जिन दुकानदारों के सामने नाला अवरुद्ध पाया जाएगा उन दुकानदारों पे पेनल्टी भी डाली जाएगी। जहाँ नाले चौक हैं उन पर पेनल्टी भी डाली जा रही है। ये तो जो उसको वो खुद तोड़ें अपने आप, स्वतः तोड़ें, स्वतः नाले के प्रवाह को अवरुद्ध न करें। सर, अभी जैसे देखा गया एक दुकान पर झंडा लगाया गया था, उसको आपने उतरवाया, बचवाया नीचे गिरने से पहले से ही, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दरअसल दुकानदार ने नाले के ऊपर अतिक्रमण करके उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ था। उस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतार के उसके प्रोटोकॉल के तहत उसको फोल्ड करके विधिवत रखवा दिया गया। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरु विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत धानेली का मामला है, जहां पर लोकप्रिय सरपंच गोविंद राम साहू ग्राम पंचायत धनेली के द्वारा ससुराल से मायके आए बहनों को तीज के पर्व में उपवास के पहले करू खाना जो नियम होता है उसको देखते हुए सरपंच द्वारा अनोखी पहली बार इस गांव में की गई, जिसमें 1000 से 1500 बहनों ने भोजन किया। ऐसा इस गांव में पहली बार हुआ है, जिसको देखते हुए बहनें अति प्रसन्न नजर आ रही हैं। ऐसे ही अनोखे कार्य के नाम से जाने जाने वाले पहले सरपंच हैं गोविंद राम साहू, जो कि इसी प्रकार के जन कल्याण कार्य करने के नाम से जाने जाते हैं। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। बड़का गांव थाना क्षेत्र के पंकरी बड़वारी भोक्ता स्थान में किराएदार 32 वर्षीय युवक अयूब पिता मोहम्मद अरशद खान ने घर के अंदर दरवाजा बंद कर पंखे में अपने भगवा गमछे से झूलकर फांसी लगा ली और अपनी लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मुखिया बड़का गांव पूर्वी पंचायत प्रतिनिधि राजकुमार साहब ने बड़का गांव पुलिस को सूचना दी। मौके पर बड़का गांव पुलिस पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। वहीं मकान मालिक पंकरी बरवाडी निवासी परमेश्वर साहब ने बताया कि वह 1 महीने से ही रह रहा था और हम आधार कार्ड व वोटर कार्ड मांगते रहे, लेकिन बोलता रहा आज देंगे कल देंगे और दिया नहीं, और ऐसी घटना घट गई। वहीं मृतक अयूब चूना भट्टा लालगंज डेयरी ऑनशॉन जिला रोहतास का बताया जा रहा है।
सर सुबह में हम सोए थे ना, तो उसका पत्नी फ़ोन की, जाके गाड़िया में देखे तो भैया हैं। हम बोले जाके देखे कि नहीं है, तो फिर इसके बाद में बोली ना कि फांसी लगा लिया है, हमको पता चला था। हम बोली कि फिर घर वाला सब घबराया है, तो हम देख के रूम लिया है, यहाँ रहता है। तो बोली रूमों में जाके देखिए। तो सर हम गए रूमों में, तो फिर इसके बाद में अंदर से ताला बंद था शायद, उसको हम ठोक रहे थे। दूसरा नंबर से फ़ोन किया, अपने नंबर से कॉल नहीं उठाया। फिर बगल में चाचा थे, उसको मतलब रूम में वो आसपास के। फिर इसके बाद में सर वहाँ हम लोग बोले कि ऐसा बात है, तो सगरी से हम लोग खिड़की उड़की से देखने लगे। फिर पीछे से देखे ना, तो सर फांसी लगा लिया था। फिर इसके बाद में फ़ोन किए, मुखिया जी आए। फिर इसके बाद में आसपास के लोग आया, फिर थाना प्रभारी आए। फिर सर इसके बाद में क्या करता था? सर यहाँ हाईवा चलाता था। कंपनी में? जी सर। उसकी शादी हुई थी, उसके परिवार वालों को पता था? सर अभी हमको उतना पता नहीं है। ये देखे हैं कि वो मतलब 8 साल 9 साल का लड़का रहता है, लेके बच्चा था, और उसी को लेकर वहाँ मतलब एक महिला के साथ हो रहा था? हाँ हाँ। अब उसका पर्सनल हमको पता नहीं है, शादी हुआ था नहीं। सब कोई सर हम है तो ऐसे कोई नहीं, मतलब कि जैसे मैं साथ में आसपास में गाड़ी चलाता है ना, तो वही संगत हो गया था, तो बात होते रहती। किसी बात को लेकर कोई टेंशन नहीं दिख रहा था? सर टेंशन तो नहीं था सर। कल आराम से गाड़ी उड़ी धोआ ना, वहाँ पूजा वूजा किया। फिर हम लोग के धोने में लेट हो गया, तो हम लोग धोए, शाम को पूजा किए। फिर इसके बाद में वो अपना रूम तरफ गया, तो फिर हम लोग अपना खाना बनाए थे। पूरा नाम क्या था उसका? पूरा अयूब नाम था। कहाँ का रहने वाला था? उसका घर था डिहरी अंसन। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा अरविंद कुमार। कुछ हुई आज दुर्घटना आपके? घटना ये है कि 7 साढ़े 7 बजे हमको पता चला, तो हम वहाँ आके देखे तो दरवाज़ा खिड़की सब अंदर से लगल है और कोई आदमी नहीं है। तो हम अकेले क्या करते, तो मुखिया को फ़ोन किए, तो मुखिया प्रशासन को बुलाया। प्रशासन ने आके देखा कि ठीक है। आगे आगे प्रशासन मोबाइल से फ़ोटो लेते गया, ताली तोड़ते गया। तब हम लोग अंदर गए, तो अंदर देखे 3 गो दरवाज़ा तोड़ने के बाद देखे कि फांसी लगेले था। फांसी लगने के बाद 10-20 आदमी बहुत सारे लोग ढुक के देख लिया। तो फिर बाहर निकला, तो सर ने बोले कि रिपोर्ट बनाने दीजिए, उसके बाद उसका लाश को उठाना होगा। तो रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट बनाने के पहले बाप माँ को उसको फ़ोन करल गया, उसका पत्नी भी फ़ोन करल गया। तो पत्नी का मोबाइल उठाता नहीं है, उसका बाप माँ का मोबाइल उठाया। तो प्रशासन ने बातचीत किया। हम तो जानते नहीं है प्रशासन क्या बताया नहीं बताया से, लेकिन उसका दोस्त हमारा घर का बगल में रहता था, तो उसके यहाँ फ़ोन किया, तो वही आकर के बताया हम लोग का कि नया फांसी लगा लिया है। तो पर भी हम लोग विश्वास नहीं कि प्रशासन नहीं आएगा तब तक हम लोग का खोलना उलना नहीं है। जब प्रशासन है तो साथे खोलवाया, साथे देखभाल किया, तब बोला ठीक है, तो लाश को पोस्टमार्टम भेजते हैं और उसका बाप माँ आएगा तो आएगा पोस्टमार्टम सदर हॉस्पिटल। और यहाँ जो रूम के अंदर सामान जो है वो ताली चाबी लगा के चाबी दीजिए हमको, आपको चाबी नहीं मिलेगा। तो ले गया बड़ा वो अपने से चाबी। कितने दिन से रह रहे थे यहाँ? महीना दिन का लगभग। उनका कोई प्रूफ वगैरह लिए, आधार कार्ड? नहीं, बोल रहा था आज देंगे भैया, काल देंगे भैया। तो हम भी काम से बिजी रहते थे, ढलैया वाला काम करते थे, लेबर कुली लोग, तो हम भी बिजी रहते थे, तो नहीं ले पाए। कितने लोग रहते थे? उसका पत्नी देखे 9-10 साल का एक लड़का देखे थे। तो रक्षाबंधन के बाद उसका पत्नी उसका लड़का को नहीं देख रहे थे, खाली यही रहता था। से इसको भी हम लोग नहीं जानते थे, मतलब बस्ती में रहते थे, यहाँ आने जाने का सुविधा हम लोग का नहीं है। इस घर से मतलब भी नहीं रहता था हम लोग का, मैंने पैसा देने का एक्सपायरी आता था तो मोबाइल से पैसा डाल देता था, तो इसका महीना पूरा भी नहीं था। तो इसी तरह से घटना हुआ है। तो फिलहाल को 2-4 दिन पहले मुलाकात किए थे उनसे आप एक बार भी? हम ये महीना ने खुद नहीं मुलाकात की। जो महीना लगने वाला था, महीना दिन के अंदर नहीं जानते हैं। पत्नी रोड में झाड़ू लगा रहे, हम लोग अपना घर में जा रहे हैं, अपना खेत बाड़ी में जाना नहीं कर, लेकिन बातचीत नहीं की थे कभी। आपका परिचय? परमेश्वर साहब बरवाड़ी। यहाँ रहता था, ड्राइवरी करता था, हाईवा चलाता था। क्या कुछ है, कैसे ये घटना और कैसे आपको जानकारी मिली? हमको फ़ोन से जानकारी मिली, गांव वाला लोग दिया। क्या शादीशुदा था आपका? नहीं, शादी नहीं हुआ। तो सूचना थी आपको कि कोई शादीशुदा होने की कोई सूचना थी? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, अब हम कैसे क्या हम बता सकते हैं। आपकी लास्ट टाइम मुझसे बात कब हुई थी? कल बात हुआ है, कल करीब 1.25 घंटा बात हुआ है।
कैसा था? ठीक हाँ, और बोला कि हमको बुखार आ रहा है। हम बोले इतना तक बोले है कि आ जाओ घर, बाद में जाना, तबीयत ठीक हो जाएगा। तो इसी पे शक है, किस कहना चाहिए? हम किस पे शक करेंगे सर? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरशद खां है। आपके बेटे का नाम? अयूब खां। पिताजी नाम? हाँ, मैं पिताजी। यहाँ पहुँचे हैं प्रतिनिधि के तौर पर, कैसे आपको सूचना मिला और क्या कुछ जानते हैं? घर का जो मालिक था परमेश्वर साहब फ़ोन किए कि मुखिया जी मेरा यहाँ रेंटर में रह रहा है, तो बाहर से कमाई नहीं खोल रहा है और उसका गांव का आया है, वो बोल रहा है कि बगजग रात में हुआ है, फांसी लगाया है। तो हम यहाँ पहुँचे और यहाँ आने के बाद प्रशासन को सूचित किए। सूचित करने के बाद प्रशासन आया, उसका बाद उसका गेट टूटा, तोड़ने के बाद अंदर गए प्रशासन, हम लोग साथ में गए तो देखे पंखा में लटका हुआ था। इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बाद प्रशासन में लिख कर मतलब जो अभी सदर हॉस्पिटल लेने का काम कर। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। कहते हैं कि सच्चा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, और ये मिसाल कायम की इस दोस्त तनवीर ने। दबंगों ने शादाब की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया तो उसके दोस्त तनवीर ने आगे हाथ कर दिया, जिससे दोस्त की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अपने हाथ की 4 उंगलियां नहीं बचा सका। आखिर दोस्त ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। वहीं बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कुछ ही देर में दबंग को हिरासत में लेकर आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप है कि पीड़ित आरोपियों पर की गई पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या मामला था? मामला साहब ये था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया था कि मैं मम्मी के घर मुझे लेने के लिए आ जाइए। मैं गली नंबर 1 में किसी काम से गया हुआ था। मैं बूढ़े भाई और तनवीर भाई मेरे दोस्त दोनों मेरे साथ थे गाड़ी पे। मैंने कहा चलो मुझे मेरी ससुराल की तरफ छोड़ देना। जब मैं अपनी ससुराल की तरफ गया तो रास्ते में मेरे साड़ू जाम में खड़े थे, तो कुछ लोग मोहल्ले के उससे हारन बजाकर बदतमीजी करने लगे। बोले तू यहाँ से गाड़ी बचा। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, यहाँ से आगे से जाम तोड़ दिया, मैं गाड़ी जरूर तो बढ़ाऊँगा। उसके छूटते ही रेपटा मार दिया। रेपटा मारने के बाद में उन्होंने हाथापाई हो गई। वो लोगों ने मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करा दिया। बीच बचाव कराने के बाद में आमिर जो हमारा साड़ू था वो अपने घर चला गया। घर में जाने के बाद में ये लोग जो थे बिरयानी वाले और एक की मिठाई की दुकान है, एक का मेहंदी का ले, ये तीनों 4-5 इनकी दुकान। ये इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ साहब। एक का नाम जानता हूँ, आलम नक्टे नाम से मशहूर है वो। अच्छा, मैं जब वहाँ से वाइफ को लेकर आया तो मुझे पता चली झगड़ा हुआ। वापसी पब्लिक हमारी तरफ को घर में को आई, उनको पब्लिक को रोकने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ नहीं करा, लाठी तलवार हथियारों से तुरंत वायरल कर दिया। मेरे गर्दन पे उन्होंने एक धारदार, उनके पास इतनी बड़ी तलवार थी, उन्होंने गर्दन पे मेरे हमला कर दिया। प्लस मेरे खभे पे भी मार दिया और मेरी सर में भी मार दिया, टाँके लगे। मैं अपने घर जा रही थी, तो मैं अपने मैके से ही वापस अपने घर जा रही थी। ससुराल तो मेरे पास फ़ोन आया, उन्हें वापस आ जाओ, यहाँ पर लड़ाई हो गई है किसी मतलब मोहल्ले वालों में। अब मैं अपने शौहर के साथ वापस गई तो मैंने सोचा चलो समझा देंगे। हम समझाने की नीयत से गए, उन्होंने जाते ही मेरे शौहर पर हमला कर दिया। उनकी गर्दन पर एकदम से छुरी लेकर, डंडे लेकर खड़े हो गए। मैं उनके आगे आई तो उन्होंने मेरे गिरबान पकड़कर खींचा, जिसमें मेरी चैन टूट गई। वो मिली नहीं चैन। उनका भाई जो है जहीर, उसने मेरा गिरबान खींचा था, उसने मेरी चैन भी तोड़ी है। वो चैन मिली नहीं है मेरी, वो लेकर भाग गया शायद। और क्या बोलते हैं, वो कोई बात भी नहीं थी, सिर्फ एक बिरयानी वाला जिसने इनके ऊपर हमला किया है, उसकी दुकान पर मेरा पुनः बिरयानी लेने के लिए गया था। उसने जो है कोई कहा सुनी हुई होगी, जाम लग रहा था वहाँ पर, इसमें उन्होंने हाथ पाथ छोड़ दिया, मारा पीटी हुई। दुकान घर के पास ही, वो मारते मारते घर पर आ गए और उन्होंने घर पे आके घर में घुसने की कोशिश करी और क्या बोलते हैं इनके ऊपर हमला करा। मैं पहुँची वहाँ पर, तो बहुत समझ लो बहुत लोग थे, वो बहुत ज़्यादा, जितनी दुकानें हैं आसपास की वो सभी लोग आ गए थे उनके पेपर में। चोटियाँ देखिए इतनी आएंगी इनके गले में। एक बार तो उन्होंने हमला कर चुका था, जब दोबारा उसने हमला करा तो इनके दोस्त ने उसकी छुरी पकड़ी, जिसमें उनकी उंगलियाँ चारों कट गई हैं बहुत गहरी,
और इनके यहाँ छुरी लगी है, इसमें 7-8 टाँके आए हैं, सर में टाँके आए हैं, ये यहाँ से फूटे पड़े हैं सब। और मेरे पापा के ऊपर भी हमला करा उन्होंने। इनका दोस्त है भूरा, उसको भी बहुत मारा है, वो तो खैर एस के खान के वहाँ है। और तनवीर की उंगली कटी हुई है। और पुलिस में हमने मझौला थाने में कंप्लेंट दी थी। उन्होंने पता नहीं किस तरह से मेरी एप्लीकेशन लिखी है, अपने हिसाब से लिखी है, मेरे हिसाब से नहीं लिखी उन्होंने बिल्कुल। और मैं टूट भी गए हैं, उन्होंने ये छोड़ा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे शौहर मर जाते तो क्या होता बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें फिर से पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। विगत दिनों अमरपाटन विधानसभा से विधायक व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राम खेलावन पटेल के एक वायरल वीडियो पर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आपत्ति व्यक्त की है। वायरल वीडियो में राम खेलावन पटेल ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि मनोज सिफारिश में आए हैं तो रामपुर वालों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि विनीत पांडे हैं जो रामपुर छोड़कर अमरपाटन आ गए। मंत्री जी ने जिस लहजे पर बात कही उसका आशय ये लगाया जा रहा है कि वह अपने आप को अमरपाटन विधानसभा का स्थानीय व जनपद अध्यक्ष माया विनीत पांडे को बाहरी बता रहे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।